नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज में। साथियों, हम उत्तराखंड इतिहास में कुमाऊं पर जो चंद वंश था इसकी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से कुमाऊं पर चंद वंश की स्थापना हुई, साथ ही साथ उसके और शासकों के बारे में, जैसे इंद्रचंद है, वीणाचंद, हमने बात की थी वहाँ पर आत्मचंद, पूर्णचंद और सोमचंद के बारे में। तो जिन भी साथियों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट जो वीडियो हमने वहाँ पर डाली थी उसको देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो कुछ शासकों में एक बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे वीरचंद के बारे में, नानकीचंद, थोरचंद, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चंद वंश की ये सीरीज यहाँ पर चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो सेशन हमारा होने वाला है तो अपने इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वीरचंद के बारे में। चंदों में जैसे हमने लास्ट कहानी अपनी छोड़ी थी वीणाचंद पे कि वीणाचंद भाई भोग विलासी शासक हुआ, खसों का यहाँ पर शासनकाल यहाँ पर हो गया। इसी के बाद इन्हीं से यहाँ पर हम लेकर आए वीरचंद को। यहाँ पर वीरचंद ने क्या किया, ठीक, तो वीरचंद उस समय पर हमने कहा था कि जो जैसे तड़ागी थे हमारे पास, कार्की, चौधरी या इनके सेनापति थे, सारे के सारे क्या हो चुके थे, भाग गए थे वीणाचंद के शासनकाल में। अब वापस से जो ये वीरचंद है ये लोगों को भाई एकत्रित करने का प्रयास करेगा, आसपास के लोग जो हैं एकजुट होने का प्रयास करेंगे और इसी एकजुटता के साथ संगठन बनाने के साथ साथ वीरचंद जो है यहाँ पर जो भागे हुए सैनिक थे उन सैनिकों को भाई एकत्रित करेगा, एक संगठन बनाएगा, सैनिक टुकड़ी बनाएगा। और उस समय अब इसी का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था भाई किसे, एक बहादुर सेनापति था या जिसको बनाया गया वो था कौन, हमारे पास सोन खड़ायत। इस सोन खड़ायत को भाई सेनापति बनाया। इसके नेतृत्व में इस वीरचंद ने पुनः क्या कर दिया, खसों को यहाँ पर पराजित किया और वापस से जो राजबुंगा का जो किला था, इस राजबुंगे के किले में वापस से अपना क्या कराया, राजाभिषेक कराया। किसने, वीरचंद ने। तो एक प्रश्न बनता है कि भाई जो खसों का जो शासनकाल था उन खसों को पराजित करके वापस से चंद वंश की जो स्थापना की थी वो की थी किसने, भाई वीरचंद ने। वापस से स्थायित्व को वापस लेकर आया, जो फेम खोया हुआ था चंद वंश का उसको वापस लाने का कार्य किया वीरचंद ने। इसी के बाद अगला जो शासक आता है वो आता है हमारे पास कौन सा, नानकीचंद। इस नानकीचंद के शासनकाल में एक व्यक्ति का हमें उल्लेख मिलता है, वो है अशोकचल। ये जो अशोकचल है तो इसने भाई इस शिवालिक श्रेणी पर इस समय अटैक किया था। ये अगर पूछा जाएगा तो कौन सा, बैरात कुलकर से संबंधित था ये अशोकचल। इसी के समय नानकीचंद के समय में ही इसने इस शिवालिक या गढ़ इस क्षेत्र पर क्या किया था, आक्रमण किया था। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं यहाँ पर, कुछ कहते हैं कि उस समय हमारे पास किसका, वीरचंद का शासनकाल था, कुछ कहते हैं नानकीचंद, लेकिन ज्यादातर जो प्रेफरेंस हमें मिलते हैं वो नानकीचंद के ही मिलते हैं कि नानकीचंद का ही शासनकाल यहाँ पर रहा होगा। इसी अशोकचल से जो संबंधित है 1191 का जो अभिलेख मिला है हमें, कौन सा अभिलेख, त्रिशूल अभिलेख जो हमें मिला है, कहां से मिला है ये, तो गोपेश्वर से मिला है। यहीं से ही इसी अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि अशोकचल ने यहां पर आक्रमण किया था और इसी के शासनकाल में चंद वंश का जो शासक था इस समय कौन था, नानकीचंद था। इसी के बाद अगला जो शासक की अगर हम बात करें तो अगला शासक आने वाला है हमारे पास कौन सा, थोहरचंद। थोहरचंद के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। थोहरचंद के बारे में हमने कहा था कि कुछ इतिहासकार थोहरचंद को क्या मानते हैं, चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इनमें से कौन कौन है। तो जैसे हमारे पास हमने कहा था कि डब्ल्यू फ्रेजर जो ये इतिहासकार हैं, इन्होंने भाई क्या किया, यहाँ पर थोहरचंद को क्या माना है, चंद वंश का संस्थापक माना है। यहीं पर अगर हम बात करें तो इन्हीं की एक पुस्तक है हमारे पास कौन सा, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, इसमें भी इसका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ हमारे पास एक पुस्तक और है हमारे पास कौन सा, हैमिल्टन। एक इतिहासकार हुए हमारे पास हैमिल्टन, इनकी भी पुस्तक है हमारे पास, किंगडम ऑफ नेपाल। कौन सा, किंगडम ऑफ नेपाल,
ठीक है। किंगडम ऑफ नेपाल ये आई थी बेटा 1818 में, ठीक। तो इस हैमिल्टन के द्वारा लिखी जो पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल, इसमें भी हमें किसकी चर्चा मिलती है, थोवरचंद की चर्चा यहां पर मिलती है कि भाई संस्थापक कौन रहा होगा, थोवरचंद रहा होगा। तो थोवरचंद जो है चंद वंश में कितना 23वें नंबर का शासक हुआ हमारे पास, कौन सा, थोवरचंद। थोवरचंद के बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें किसके बारे में, त्रिलोकचंद के बारे में। अगला शासक आएगा हमारे पास कौन सा, त्रिलोकचंद। ये जो त्रिलोकचंद है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है थोड़ा सा क्योंकि चंद वंश में जो साम्राज्य है चंद वंश का, इसको भाई साम्राज्य विस्तार करने वाला पहला चंद्रवंशी जो शासक था वो कौन था, हमारे पास त्रिलोकचंद ही था। सबसे पहले इसने क्या किया भाई, भीमताल पर कब्जा किया। भीमताल वाले क्षेत्र में एक क्या किया, एक किले का निर्माण किया, एक किला बनाया और जितने भी राजकीय कार्य हुआ करते थे इनको स्थानांतरित करके, यानी इस राजभुंगा से स्थानांतरित करके कहां पर ले गया, इस भीमताल में जो किला था उसमें लेकर चले गए। साथ ही साथ भाई इसने क्या किया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि त्रिलोकचंद ने क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत जो यहां पर हमारे पास होता था एक छकाता परगना, साथ ही साथ हमारे पास पाली पछाऊ वाला परगना, साथ ही साथ हमारे पास कौन सा, बारामंडल वाला जो परगना था, इन परगनों को सबसे पहले अधिकार किया और किसे, चंद शासन में इनको मिला दिया। तो साम्राज्य विस्तार करने वाला पहला शासक यही है। भीमताल को इसने क्या बनाया, एक किले का निर्माण किया, वहीं से सारे राजकीय कार्य होते थे। साथ ही साथ भीमताल में एक मंदिर का निर्माण कर दिया, कौन सा, भीमेश्वर नामक एक मंदिर का भी निर्माण किया, किसने, इसी त्रिलोकचंद के द्वारा। इसी त्रिलोक के बाद अगला जो शासक आता है हमारे पास वो है हमारे पास अभयचंद। अभयचंद एक ऐसा शासक है जिसके बारे में अभयचंद लगभग 1317 के आसपास आएगा। यहां पर हमें इसके सबसे पहला चंद्रवंशी शासक है जिसका हमें क्या मिलता है, अभिलेख मिलता है। अभिलेख में जिसकी जानकारी मिलती है वो है कौन सा, हमारे पास अभयचंद। कहां से मिलती है, तो हमारे पास मानेश्वर नौला, हमारे पास मानेश्वर नौला, ये मानेश्वर नौला है बेटा, चंपावत में है। यहीं से इस मानेश्वर नौला से हमें प्राप्त होता है पहला अभिलेख जहां पर अभयचंद का हमें मिलता है। चंद्रवंश का पहला शासक भी यही है जिसका हमें क्या मिलता है, अभिलेखों में जिक्र मिलता है, जिसका हमें प्रमाण मिलता है मानेश्वर नौला से। साथ ही साथ यहां पर भाई हमारे पास जो बालेश्वर, ठीक है, बालेश्वर लघु स्तंभ लेख, जो बालेश्वर लघु स्तंभ लेख है, यहां से भी हमें जानकारी मिलती है कि अभयचंद के द्वारा यहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए काफी सारी बार दर्शन किए गए, मन्नतें मांगी गई। जब इसको पुत्र प्राप्ति हो गई तो एक बार ये इस क्षेत्र में आया और यहां पर भाई इसने पूजा अर्चना की, शैव उपासक था तो पूजा अर्चना की, जिसका प्रमाण हमें कहां मिलता है, इस मानेश्वर नौला के अंतर्गत मिलता है जो चंपावत में स्थित है। इसी का पुत्र हुआ आगे अभयचंद का, जो आज के हमारे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है हमारे पास, कौन सा, ज्ञानचंद। हमारे पास आने वाला है ज्ञानचंद, शासक आएगा हमारे पास कौन सा, ज्ञानचंद। लगभग 1377 से 1416 तक हमारे पास ये आने वाला है ज्ञानचंद। इसे हम ज्ञानचंद प्रथम भी कह सकते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद भी कह सकते हैं। ये जो गरुड़ ज्ञानचंद है, ये ज्ञानचंद है तो बेटा है अभयचंद का। सबसे पहले चंद वंश पर सर्वाधिक समय तक, लगभग 45 वर्षों तक शासन करने वाला, यह सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक चंदों में वो है हमारे पास ज्ञानचंद। इस समय पर अगर हम थोड़ा सा मैप की दृष्टि से देखें तो इस समय पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है बेटा कुमाऊं वाला क्षेत्र। इसी के ऊपर यहाँ पर चल रहा है अभी पवार। इसी के ऊपर अगर हम बात करें तो कांगड़ा वाला क्षेत्र है हमारे पास, हिमाचल सिरमौर वाला क्षेत्र है, सिरमौर वाला कांगड़ा वाला क्षेत्र है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है तराई वाला क्षेत्र, ये वाला, ठीक। इसी के नीचे जो तराई बाबर वाला जो क्षेत्र है, उधम सिंह नगर वाला, ठीक। तो यहां पर तराई बाबर वाले क्षेत्र पर इसके शासनकाल में अटैक होता है बेटा किसका, रोहिलों का। किसका अटैक होता है, रोहिलों का। अब रोहिलों का अटैक होता है इस समय पर, तो ये इतना ज्यादा परिपक्व था नहीं, रोहिलों से नहीं जाता है और भाई चला जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली में जाएगा। इस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन चल रहा है किसका, फिरोज शाह तुगलक का यहां पर शासनकाल चल रहा है। तो चंद वंश का पहला शासक जो दिल्ली दरबार में जाएगा, दिल्ली में जाएगा, ये दिल्ली के किसी शासक से मिलेगा, वो है हमारे पास कौन सा,
ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद मिलेगा किससे? फिरोज शाह तुगलक से। इस समय कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक एक शिकार पर था और किसी गरुड़ का शिकार कर रहा था, नहीं मार पाया गरुड़ को, तो भाई इस ज्ञानचंद ने गरुड़ को अपने एक वार से ही मार दिया, जिससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इसको कौन सी उपाधि दे दी? गरुड़ की उपाधि दे दी, इसीलिए कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद। और शायद इतिहासकारों ने इसके साथ जोड़ दिया कि भाई जो गरुड़ था, तो गरुड़ लेने के बाद इसने अपना राजा चिन्ह बनाया, और क्योंकि किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक हो गया, और गरुड़ को ही अपना राज चिन्ह बनाया किसने? इस ज्ञानचंद ने। साथ ही साथ इसके समय की सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है बेटा, वो घटना है इसके समय की, इसका जो सेनापति है जिसका नाम है हमारे पास कौन सा? नीलू कठायत। क्या नाम है? नीलू कठायत। नीलू कठायत जिस प्रकार से पंवार वंश में हमने पढ़ा था कि माधो सिंह भंडारी ने जिस प्रकार की प्रसिद्धि, जिस प्रकार की स्वामी भक्ति माधो सिंह भंडारी ने दिखाई थी, उसी प्रकार का जो एक युद्ध कौशल, एक बुद्धि परायणता, एक युद्ध कुशलता जो जैसी उसके पास थी, उसी प्रकार की थी किसके पास? नीलू कठायत के पास। तो नीलू कठायत की भाई योग्यताओं से प्रभावित होकर इसने नीलू कठायत को क्या दी थी? कुम्या खिल्लत। कौन सी उपाधि? कुम्या खिल्लत की उपाधि प्रदान की। ये बहुत बड़ी उपाधि होती थी, वेशभूषा इसमें दी जाती थी, अलग से दिख जाता था कि भाई ये बहुत बड़ा पदाधिकारी है। किसको दे दी? नीलू कठायत को। लेकिन इसी ज्ञानचंद ने किसकी हत्या कर दी? अपने ही सेनापति नीलू कठायत की हत्या भी किसने की थी? ज्ञानचंद ने ही की थी। हुआ कुछ नहीं, ये था इस समय पर, कहा जाता है, एक किंवदंती है, छोटी सी कहानी है कि तराई बाबर वाला जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र जो रोहिलों ने अटैक में था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दे दिया ज्ञानचंद को। अब इस तराई क्षेत्र पर कोई और अधिकार ना करे, इसलिए यहां पर इस तराई बाबर वाले क्षेत्र पर नियुक्त किया गया किसे नियुक्त किया गया भाई? तो नीलू कठायत को नियुक्त किया। कहा जाता है कि नीलू कठायत इस समय यहां पर नहीं था, अपने गांव छुट्टी लेकर जा रखा था। फरमान मिला, आदेश मिला, जिससे बहुत नाखुश हो गया कौन? नीलू कठायत। नीलू कठायत इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि भाई, क्योंकि देखो तराई वाले क्षेत्र में उसमें बीमारियों का प्रकोप ज्यादा रहता था, इसलिए भाई वो वहां जाना नहीं चाहता था। वापस आया नीलू कठायत, दरबार में आया, तो कहा जाता है गुस्से में आया, और गुस्से में भाई उसने बिना ड्रेस पहन के आ गया, क्योंकि कुमाया खिल्लत की उपाधि थी, उसके लिए अलग पोशाक थी, बिना पोशाक पहने चला गया। लोगों राजा से भी काफी जो ऊंची आवाज में बात की, ठीक है, क्योंकि राजा को भड़काने का काम किया था एक व्यक्ति था, उसका नाम था जस्सी कमलेखी। इस जस्सी कमलेखी ने राजा को भड़काया, क्योंकि इसका विरोधी था। राजा ने इसके बहकावे में आकर नीलू कठायत को तराई बाबर जाने का आदेश दिया। जब नीलू कठायत कहां पर आया भाई? इसके दरबार में आया, तो इस जस्सी कमलेखी के लिए बारे में कहा कि भाई ये बहुत तेज है, आपको मार देगा, ये एक षड्यंत्र रच रहा है। काफी तरीके की बातें की, थोड़ा बातचीत कही, थोड़ा कहा सुनी भी हो गई, तो भाई ये लड़ाई झगड़ा करके वापस आ गया। इसी में नीलू कठायत की बीवी ने क्या किया? इस नीलू कठायत के दो पुत्र थे, एक का नाम था बेटा सूजू, दूसरे का नाम था वीरू। सूजू और वीरू दो नाम के पुत्र थे नीलू कठायत के। इसकी मां ने भेजा कि माफी मांग लो, तुम्हारे पिता ने ऐसा ऐसा कर दिया है। तो सूजू और वीरू जब आ रहे थे, तो इस जस्सी कमलेखी ने क्या किया? राजा को भ्रमित कर दिया कि ये सूजू और वीरू जो है आपको मारने के लिए आ रखे हैं, ठीक। और भाई ज्ञानचंद ने क्रोधित होकर इनको पकड़ लिया और इनको क्या कर दिया? अंधा कर दिया। अब जब अंधा कर दिया, बात पता चली कठायत को, कठायत और गुस्से में आ गया। कठायत गया गुस्से में, भाई सीधा ज्ञानचंद पर अटैक कर दिया। ज्ञानचंद को कहा जाता है जीवन दान भी दे दिया गया था नीलू कठायत के द्वारा। तो नीलू कठायत इस चीज से बड़ा ज्ञानचंद थोड़ा सा कुंठित होने लग गया कि एक सेनापति जान बख्श दी मेरी, और इस तरीके से ये व्यवहार किया गया। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये मतभेद, ये एक तरीके का मनभेद हो गया था, और भाई लास्ट में ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की क्या कर दी? यहाँ पर हत्या कर दी, ठीक। किसके कहने पर? जस्सी कमलेखी के कहने पर इसकी हत्या कर दी। हमारे पास मजेड़ा जो ताम्रपत्र है, इस मजेड़ा ताम्रपत्र में, या खेराकोट जो ताम्रपत्र है हमारे पास, इस ताम्रपत्र में इसे महाविजेता भी कहा गया है, साथ ही साथ क्या कहा गया है? सौर का विजेता भी कहा गया है, ठीक। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कई और ऐसे ताम्रपत्र हैं जिसमें इसकी चर्चा यहां पर की गई है। किसकी? हमारे पास ज्ञानचंद की चर्चा यहां पर की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो और जैसे आते हैं हमारे पास गोवासा ताम्रपत्र है,
तो गोवासा ताम्रपत्र का संबंध भी किसके साथ बताया गया है? ज्ञानचंद के साथ ही बताया गया है। तो ये आज का सेशन हमारे पास इन राजाओं के बारे में था, जहां पर हमने इनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे आने वाले कुछ शासकों के बारे में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।